विद्यासारथी एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट में पेपर 2 या पेपर 1, तो इस चैनल पर आपको सारी एजुकेशनल डिटेल्स मिलेगी। और साथ ही साथ जो है आज हम लोग इस टॉपिक में जिस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फूड। इसमें से हर साल जो है सीटेट में करीब 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस पूरे वीडियो में इस पूरे फूड से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको पूरा कवर करेंगे, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो सब इसमें कवर करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी इसमें फूड वाले रिलेटेड टॉपिक जो रहेंगे सारे के सारे कवर हो जाएंगे। फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एक वीडियो में आपको फूड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं उसको आप इजीली इसमें कवर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं सभी जो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और पेडागॉजी जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है वो सारे के सारे टॉपिक मैं इस पर कवर करने वाला हूं, जिससे कि आपका सीटेट में अच्छे स्कोर के साथ आप सीटेट जो आने वाला सीटेट जो दिसंबर 2023 में होने वाला है उसमें आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो फूड है। तो फूड में हम लोग इसमें पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो इसमें बेसिकली पहले समझते हैं फूड क्या है। तो बेसिकली फूड यहाँ पर हम लोग जो करने वाले हैं, फूड बेसिकली किसे कहते हैं, जैसे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस दैट पीपल और एनिमल ईच और ड्रिंक और दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। तो लाइफ के लिए जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो सब्सटेंस वो एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें फूड कहा जाता है, ताकि वो ग्रोथ कर सकें या फिर अपने लाइफ को मेंटेन कर सकें। देयर इज़ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। जैसे कि जानते हैं हमारा देश जो है बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग फूड में वेरिएशन आप देख सकते हैं। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल्स। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अभी अगर इंसान की बात करें तो जो मेन सोर्स है वो या तो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं। कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर ईटेबल्स वो अपना फूड जो है कंज्यूम करते हैं। फूड सोर्सेस फ्रॉम प्लांट्स, तो जिसको जो प्लांट से जो फूड हमारा आता है उसमें वेजिटेबल्स आता है, पल्सेस आते हैं, स्पाइसेस आते हैं, सीरियल्स हो गए, फ्रूट्स, ऑयल्स एट्सेट्रा। और जो एनिमल्स से जो हमें फूड मिलता है वो मिल्क हो गया, दूध, जैसे गाय दूध देती है, एग हो गया, अंडे हो गए, हनी हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ये सब जो है एनिमल्स से मिलने वाले फूड हैं। अदर सोर्स ऑफ फूड आर सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट्स और वाटर भी फूड में ही आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। ठीक है, जो भी एनिमल्स में इंसान और जानवर, गाय, भैंस, ये लोग भी आ जाते हैं। तो ये जो भी सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हार्बीवोरस मतलब शाकाहारी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गाय हो गया, गाय घास खाती है, बकरी हो गई, सीप हो गया, भेड़ हो गया, तो ये सब जो है शाकाहारी जानवर हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। मांसाहारी जीव जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, तो इन लोग को हम लोग कार्निवोरस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इन्हें मांसाहारी कहा जाता है। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, अब जो दोनों खाते हैं उन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है। जैसे या फिर उन्हें जो है उभयचर भी कहा जाता है, और या फिर उन्हें सर्वभक्षी भी कहा जाता है, वो कुछ भी खा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बियर्स हो गए, भालू हो गए, लोमड़ी होगी, फॉक्सेस, डॉग्स हो गए, डॉग्स मीट भी खाते हैं और इसके बाद जो रोटी भी खाते हैं, जो वेजिटेबल्स जो हमारा प्लांट से आता है, तो इन्हें हम जो है ओमनीवोरस कहते हैं या फिर सर्वभक्षी भी कहते हैं। नेक्स्ट है एनिमल दैट लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग फूड आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। मुर्दाखोर जिनको कहते हैं, जैसे हाइना हो गया, सियार हो गया, इन सबको हम लोग स्कैवेंजर्स कहते हैं। वुल्चर्स हो गए, ये सब जो है मुर्दाखोर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो फूड सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। अब फूड में जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट।
प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सब जो है मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड से हमें मिलता है। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो हमें एनर्जी मोस्टली जो फूड में हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, देखो दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। इनका मेन काम होता है शरीर को एनर्जी देना, बॉडी को एनर्जी देना। देयर मे बी सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स। कार्बोहाइड्रेट्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, दूसरे वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स हम लोग कवर कर लेंगे या फिर रिवीजन में देख लेंगे। तो बस अभी के लिए इतना समझना है कि कार्बोहाइड्रेट सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। आगे बढ़ते फैट्स। फैट्स दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। आप इसे मार्क कर लीजिए या फिर इसे नोट्स बना के लिख लीजिए कि फैट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आया भी है एग्ज़ाम में, कि फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका आंसर है कि फैट्स जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। फिर आता है मिनरल्स। दीज आर एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। तो हमें स्मॉल अमाउंट में जो ये मिनरल्स होते हैं ये एनर्जी पर्पज़ के लिए नहीं, बल्कि हमारी बॉडी में जो है छोटे से छोटे स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं। जैसे बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, टीथ के डेवलपमेंट के लिए, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का, उसके लिए भी चाहिए होता है। फिर प्रोटीन्स क्या होते हैं, दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है, दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जिम जाते हैं तो प्रोटीन लेते हैं। तो बॉडी बिल्ड करने के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद जो फूड के कंपोनेंट है वो है विटामिन्स। दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़। तो डिजीज़ से बचाने के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत होती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डिजीज़ से बचाने के लिए फूड के किस कंपोनेंट की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आंसर होगा वाइटामिन्स या फिर विटामिन्स भी कोई प्रोनाउंस करता है इसको। फिर इसके बाद है रफेज इट इज़ डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन फूड। इट फैसिलिटेट रेगुलर मूवमेंट ऑफ बाउल्स एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो रफेज भी एक तरह का मिनरल्स में आ जाता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सब फूड के कंपोनेंट्स हो गए। अब हमारा आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, तो बैलेंस डाइट इट प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। अब देखिए फ्रेंड, जो फूड है वो राइट प्रपोर्शन में होना भी ज़रूरी है, बराबर का अनुपात में भी। बहुत ज़्यादा भी कोई अगर बॉडी में चीज़ हो गया तो भी हमें नुकसान करता है, या फिर बहुत कम हो गया तो भी जो है बॉडी के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए बैलेंस्ड डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी प्राणी के लिए। और विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, तो ये सब भी प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। दूसरा टर्म है डेफिशिएंसी डिजीज़। अब डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, सो दीज आर द डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन डाइट। तो अब जैसे मान लो कोई भी आप फूड आप ले रहे हैं, अब कोई एक ऐसा मिनरल्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, अगर बहुत बहुत टाइम के लिए अगर आपकी बॉडी में नहीं है, सो वहाँ पर जो है वो डिजीज़ डेवलप होता है। अब वो डिजीज़ क्या क्या है, किसकी कमी से क्या होता है, वो हम लोग आगे देखते हैं। सम न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी डिजीज़ आर, जैसे अगर आपकी बॉडी में बहुत लंबे समय के लिए प्रोटीन की कमी हो जाए तो एक बीमारी जिसको कहते हैं क्वाशियोरकर, ये क्वाशियोरकर हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होता है वो स्टंटेड होता है। जैसे बहुत दुबला पतला इंसान होता है, थिनिंग ऑफ लेग, पैर बहुत पतले होंगे, एंड प्रोट्रूडिंग बेली, तो इस तरह का जो है डिजीज़ डेवलप होता है बॉडी में अगर प्रोटीन बहुत काफ़ी समय से अगर किसी ने नहीं लिया है या फिर बॉडी में कमी है। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों लैक हैं, दोनों में अगर कमी है, अगर आप बहुत टाइम से नहीं लेते हैं, तो इसमें मारस्मस, कंप्लीट और पार्शियल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, अगर दोनों की कमी है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तो यहाँ पर जो है कंप्लीट ग्रोथ भी रुक सकता है या फिर पूरी तरह से पार्शियल जो है ग्रोथ होगा। और लैक ऑफ एनर्जी, जैसा हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और अगर कार्बोहाइड्रेट बहुत समय से अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है
तो हमेशा इंसान को जो है लैक ऑफ एनर्जी फील होता रहेगा। इसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे रिकेट्स हो गया, ब्रॉड लेग्स, बेंट स्पाइन, डिफॉर्म्ड बोन्स। ओके, तो डिफॉर्म बोन्स, तो बेसिकली अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी की वजह से जो है हमारा जो हड्डियों का जो प्रॉब्लम होता है वो मोस्टली देखने को मिलता है। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी स्कर्वी, जैसे ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स। ओके, तो विटामिन सी अगर हमें जो है हमारी बॉडी में नहीं रहता है तो ये ब्लीडिंग या फिर स्वेलिंग ऑफ गम्स हो सकता है, वीकनेसेस हो सकते हैं हमारी बॉडी में। इसके बाद आयोडीन है। आयोडीन जैसे ग्वाइटर, ग्वाइटर को जो है हिंदी में गलगंड भी कहा जाता है। ये एक तरह का जो है मतलब जो गले के नीचे हमारा जो ग्लैंड होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, वो बड़ा हो जाता है। हालांकि अब ये बीमारी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हमारे देश में, क्योंकि अभी प्रॉपर अमाउंट का आयोडीन हमारी बॉडी में जाने लगे। पहले लोग जो है नॉर्मल सॉल्ट खाते थे, लेकिन अभी सॉल्ट से हमें जो हमारे मैन्युफैक्चर सॉल्ट आते हैं, पैकेट वाले सॉल्ट, उसमें आयोडीन की मात्रा बहुत सोच समझ के डाली जाती है, सो दैट ये बीमारी जो है कम से कम हो लोगों को। और ये रिटार्डेड ग्रोथ भी होता है इसकी वजह से, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो। फिर आयरन है। आयरन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन की वजह से जो डिजीज़, एनीमिया इसको कहा जाता है, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेल स्किन, तो स्किन का कलर भी चेंज होता है अगर बहुत वक्त से अगर हमारी बॉडी में आयरन नहीं गया, फिर हमारी बॉडी में आयरन की कमी से ये सब डिजीज़ होते हैं। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो इट इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। ये सब कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है। ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। अब यहाँ से देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूट्रिशन इन प्लांट, जब कुछ डेफिनेशन है जो हमें समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बड़ा फेमस नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से जो हरे भरे पेड़ होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो अपना फूड बनाते हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। ये खुद से अपना खाना बनाते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेकन फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो वातावरण से ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और वाटर लेकर अपना खाना खुद बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसीलिए इस प्रोसेस को क्लोरोफिल कहा जाता है। सब सनलाइट कॉल्ड क्लोरोफिल फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। ये क्लोरोफिल जो है ग्रीन प्लांट्स पत्तों में होता है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सूखे पौधे जिनमें हरे पत्ते नहीं होते वो अपना खाना नहीं बना पाते, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो इसी खाना बनाने की, पौधों द्वारा खाना बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल फॉर देयर सिंथेसिस ऑफ फूड। यही ऊपर वाला ही डेफिनेशन है एक तरह से ये। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट ये होता है जो फोटोसिंथेसिस में होता है। सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो सोलर एनर्जी को हम लोग फूड एनर्जी में कह सकते हैं, हम लोग इस प्लांट स्टोर करते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये जो ऑक्सीजन पौधे रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इससे क्या होता है कि ये अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फंगाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, दे आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ। तो जो फंगस होते हैं वो अपना फूड जो है डेड एनिमल से या फिर सड़े गले जो मैटर होते हैं उनसे अपना जो है फूड प्रिपेयर करते हैं, और इनको फंगाई कहा जाता है। और जैसे प्लांट्स लाइक कस्कुटा, तो कस्कुटा जो है अपना एक तरह का फंगस होता है। और पैरासाइट, इनको पैरासाइट कहा जाता है। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो पैरासाइट क्या करते हैं? दूसरे जो पौधे होते हैं
उनसे मिनरल लेते हैं, उनसे फूड लेते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पैरासाइट्स, मतलब परजीवी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं मोस्टली। A few plant and all animals are dependent on other for their nutrition are called heterotroph। तो कुछ प्लांट जो कि पैरासाइट में आते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दूसरे पौधे पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, और एनिमल्स ये भी जो है पौधों पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनको हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ किसे कहा जाता है। तो ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट जो है सनलाइट और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कुछ वाटर और मिनरल के हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। और इसके बाद बाकी जो भी कुछ प्लांट्स हो गए, बाकी सारे एनिमल इन पौधों पर डिपेंड करते हैं, और इसीलिए जो है इनको हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। Parasitic organism that live on the body of the other organism, all parasitic plant feed on other plants as either partial parasite, कुछ पार्शियल पैरासाइट मतलब पूरी तरह से निर्भर नहीं करते वो, इसलिए उनको पार्शियल पैरासाइट्स कहा जाता है। ऑब्टेन सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स वो जो है दूसरे पौधों से लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, पेंटेड कप हो गया जैसे। दूसरा होता है टोटल पैरासाइट। अब टोटल पैरासाइट मतलब जो पूरी तरह से निर्भर करता है किस पर, दूसरे प्लांट पर। हालांकि ये प्लांट्स ही होते हैं और दूसरों पर निर्भर करते हैं, दूसरे प्लांट्स पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें टोटल पैरासाइट कहा था। टोटल इसलिए क्योंकि पूरी तरह से निर्भर होते हैं। डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन द होस्ट फॉर न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल मिसलटो है यहाँ पर। फिर सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर, तो उन्हें हम लोग सैप्रोफाइट कहते हैं, या फिर इनको हिंदी में मृतोपजीवी भी कहा जाता है, मरे हुए चीज़ों पर निर्भर करते हैं ये। मशरूम, मोल्ड्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया, ये सब एग्जांपल्स हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हार्बीवोरस होते हैं, और इसके बाद जो है फिर कार्निवोरस यहाँ पर देख सकते हैं, फिर ओमनीवोरस। हार्बीवोरस मतलब जैसे गाय भैंस हो गए, ये शाकाहारी होते हैं, हार्बीवोरस कहा जाता है इन्हें। कार्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं, ओमनीवोरस जो उभयचर होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका नोट चाहिए तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आपको ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, और ये पढ़ने के बाद आपको फूड वाला पूरा टॉपिक कवर किया है मैंने इसमें, तो आपको बाकी कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाद में हम रिवीजन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हालांकि मैं कुछ MCQs, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं यहाँ पर, हम उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। अभी देखते हैं पैरासाइट्स हो गए, जैसा कि अभी हमने देखा, पैरासाइट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। स्कैवेंजर्स हो गए, एनिमल्स विच फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल, प्रेडेटर्स, एग्जाम्पल वुल्चर्स हो गए, क्रोज हो गए, जैकॉल हो गए, ये सब जो है स्कैवेंजर्स में आते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, जनरल डेफिनेशन है। इसके बाद है, अब देखो फूड तो हम लेते हैं लेकिन उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, और इसलिए यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट मैंने इंक्लूड किया। हालांकि ये टॉपिक मैं अलग से कवर करूँगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, और उसमें जो है इसमें इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन कई बार सीटेड में पूछा गया है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल एंड सिक्रेटरी ग्लैंड। इट कंसिस्ट ऑफ, देखो इसमें कुछ मुख्य पार्ट हैं, उसे हमें समझना पड़ेगा। बक्कल कैविटी है, ठीक है, बक्कल कैविटी, फिर ओएसोफेगस है, आप डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर ओएसोफेगस है, ये हमारा ओएसोफेगस है यहाँ पर, ठीक है, और ये टंग, टीथ, माउथ, ये सब क्या है बेसिकली बक्कल कैविटी। और ये सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर है, तो यहाँ से जो है सलाइवा, थूक जो होता है वो रिलीज होता है, वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है एक्चुअली। फिर स्टमक है, स्टमक आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्टमक वाला पार्ट है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, और फिर एनस आ जाता है। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस आर, तो देखो हमारी बॉडी में खाना जो हमने इनटेक किया है, जो बॉडी में गया है, उसको डाइजेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डाइजेस्ट के लिए कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये जो क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम अभी पिछले अगस्त में जो है, जो 2023 में सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया था कि जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो एसिडिक होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस आर, सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड है हमारा, फिर लीवर है,
फिर पैंक्रियाज हैं। ये मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं ताकि जो भी खाना हमारे अंदर गया वो डाइजेस्ट हो सके। द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट भी होता है इसमें ताकि एसिडिक नेचर मिले और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। द मोड ऑफ फीडिंग द मोड्स ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि जो फीडिंग का तरीका है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि इंजेशन होता है और डाइजेशन होता है और फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन, इजेशन होता है। तो सबसे पहले हम इंजेशन करते हैं, खाने को बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं, खाते हैं, और इसके बाद जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, बॉडी एब्जॉर्ब करता है ब्लड वेसल के थ्रू और डिफरेंट कोशिकाओं के थ्रू। जो है जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, ये सब एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद एसिमिलेशन के बाद इजेशन, जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाता है बॉडी से। नाउ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखो कुछ फूड कंपोनेंट है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च बिगिंस इन बकल कैविटी। तो ये मुंह में जाते ही जैसे ही हम उसको चबाना शुरू करते हैं उनका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो है डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? तो वो बक्कल कैविटी में, ठीक है। मुंह में डालते ही जैसे सलाइवरी ग्लैंड के साथ वो जो है कांटेक्ट में आता है तो डाइजेशन वहीं से शुरू हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द स्टमक। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? पेट में से। बाइल जूस होता है एक तरह का, सीक्रेटेड फ्रॉम द लीवर, पैंक्रियाटिक जूस from the pancreas and digestive juice from the intestine wall complete the digestion of all components of the food in the small intestine। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन उसका, और प्रोटीन कहाँ से? स्टमक से शुरू हो जाता है। द बाइल सीक्रेटेड फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? पैंक्रियाटिक ग्लैंड से। एंड द डाइजेस्टिव जूस from the intestine wall complete the digestion of all component food in the small intestine। और इसके बाद फिर digested food is absorbed in the blood vessel from the small intestine। तो small intestine से जो digested food होता है वो absorb कर लिया जाता है, जो कि different body parts को भेज दिया जाता है for the growth and development of the body। आगे बढ़ते हैं। Absorbed substances are transported to different parts of the body। Water and some salts are absorbed from the undigested food in the large intestine। तो जो absorbed substance रहता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे और वाटर जो हो गया, पानी, और कुछ सॉल्ट जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, वो जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उससे जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो ये भी हमें हाईलाइट करके रखना है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड ये कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन। सॉल्ट और पानी जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो अनडाइजेस्टेड फूड से, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, इसको याद रखना है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब रेजिड्यू आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फेसेस थ्रू एनस। जो खाना अनडाइजेस्टेड है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार सीटेट में पूछा गया है। द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो एंड डियर आर नोन एज रूमिनेंट्स। तो फ्रेंड्स इसको आपको याद रखना है कि रूमिनेंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो ग्रेजिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो बैठ के जो है जब उनके पास कुछ फूड नहीं होता है तो भी वो अपना मुंह चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो चबाते रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। दे क्विकली इंजेस्ट सॉलो देयर लीफी फूड एंड स्टोर्ड इन द रूमेन। तो रूमिनेंट जैसे गाय हो गई या भैंस हो गई, तो गाय भैंस इन जानवरों के पास जो है एक अलग से एक जो है बॉडी पार्ट्स होता है जिसे हम लोग रूमेन कहते हैं, जहाँ पर कि वो जो लीफ जैसे घास हो गया, पत्ते हो गए, वो जल्दी जल्दी खा के वहाँ पर स्टोर करते हैं। बाद में दैट इज लेटर द फूड रिटर्न टू द माउथ एंड एनिमल च्यू इट पीसफुली। तो आपने देखा होगा गाय या भैंस को वो ऐसे ही बैठ रहे थे लेकिन वो मुंह चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। वो क्या चबाते रहते हैं? तो बेसिकली जो फूड उन्होंने जल्दी जल्दी में रूमेन में जो है ले लिया है, अब वो जब
आराम से बैठे होते, जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तब वो रुमेन में से ये माउथ तक लेके आते हैं उस लीफी फूड को, और फिर उसको धीरे धीरे पीसफुली आराम से चबाते रहते हैं। अब अमीबा का देख लेते हैं। अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट और स्यूडोपोडिया। तो अमीबा देखो कैसे फूड अपना ग्रैब करता है। तो अमीबा के पास बेसिकली एक फॉल्स फीट जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो ये अमीबा है, अमीबा कुछ ऐसा होता है। तो अमीबा जो है अपना ये पार्ट जो है इंक्रीज करके ऐसे फूड को कैप्चर कर लेता है, जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। सो द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, और उस फूड को जो है वैक्यूल होता है, वैक्यूल में डाइजेस्ट कर लिया जाता है। इट पुशेस इट आउट फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया। तो उंगलियों की तरह जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। और उस स्यूडोपोडिया से जो है वो अपने फूड को जो है ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जल्दी में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए फूड और न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और कैसे कैसे डिफरेंट एनिमल्स में ये डाइजेशन वेरी करता है, अलग अलग तरह से होता है। अब हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए। अब इनकी कमी से कौन कौन से जो है हमें सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन से बीमारियाँ हो सकती हैं, उससे रिलेटेड हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन्स की बात कर लेते हैं। तो विटामिन्स को सबसे पहले जो है सी फंक ने जो है इसको जो है नाम दिया था विटामिन्स को, फर्स्ट क्वाइंड बाय सी फंक। और ये हमें स्मॉल अमाउंट में, विटामिन्स हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते बॉडी के लिए, हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी फंक्शनिंग। शरीर अच्छे से काम करे उसके लिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी होता है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। तो विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलता है, वो बस बॉडी को जो है मेटाबॉलिज्म और बॉडी फंक्शनिंग अच्छे से करे, इसके लिए हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। अब कुछ विटामिन है यहाँ पर टेबल में, और उसमें देखेंगे कि डेफिशिएंसी से अगर वो विटामिन हमारी बॉडी में नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विटामिन है और यहाँ पर उसकी कमी से होने वाली बीमारियाँ हैं। तो विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहा जाता है, अगर वो हमारी बॉडी में नहीं रहेगा या फिर कमी रहेगी तो उससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, मतलब डिम लाइट में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, नो विजन इन डिम लाइट। तो विटामिन, और ये इस पर जो है क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, इसलिए ये हमें टेबल याद होना चाहिए। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब डिम लाइट में हमें बहुत कम दिखाई देता है या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। विटामिन B1 थियामाइन कहते हैं। तो विटामिन B1 की वजह से बेरी वीकनेस ऑफ लिम्ब मसल, एक तरह का जो है ये इसकी कमी से होने वाला चीज़ है, बीमारी है। तो विटामिन B1 हो गया। फिर विटामिन B2, जिसको हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं, जिसकी वजह से फिशर इन लिप्स या फिर चिलियोसिस भी कहा जाता है, चिलोसिस भी कहा जाता है इसको। विटामिन B5 से डेफिशिएंसी इज़ रेयर ड्यू टू इट्स अबंडेंट। तो विटामिन B5 नेचर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, अबंडेंस मात्रा में होता है ये, और इसकी वजह से डेफिशिएंसी बहुत ही कम देखी जाती है। इसकी वजह से क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कुछ भी खाएंगे तो उसमें विटामिन B5 आ ही जाता है। विटामिन B3 टू B7, तो अगर हमारी बॉडी में रहेगा तो उसकी वजह से तो पैलागारा होता है सोलन लिप्स एंड पिगमेंटेड स्किन। तो जो है पिगमेंट टाइप जो है स्किन हो जाता है, तो उसको हम लोग जो है विटामिन B3 और B7 की कमी से ये चीज़ होता है। विटामिन B9 जो होता है, B9 टू B6, ये माइक्रोसिटिक एनीमिया इसके लक्षण है। डेफिशिएंसी मतलब कमी रहेगी, तो डेफिशिएंसी मतलब कमी, तो इस तरह के जो है सिम्टम्स हमें दिखते हैं। विटामिन B12 से पर्नीशियस एनीमिया होता है, याद रखना है, विटामिन B12 मतलब पर्नीशियस एनीमिया। फिर विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसकी वजह से स्कर्वी, जैसा हमने पीछे भी देखा, स्कर्वी और ब्लीडिंग गम्स, टीथ फॉलिंग, दांत गिरने लगते हैं। विटामिन डी कैल्सीफोरा, विटामिन डी याद रखना हड्डियों से जुड़ा हुआ है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, बेंट एंड वीक बोन। ओके, विटामिन डी को हमारी बॉडी में मिले, इसलिए सनलाइट भी ज़रूरी होता है। अगर बहुत दिन से सनलाइट अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलता तो उसमें विटामिन डी को जो है एक्टिवेट शरीर में नहीं एक्टिवेशन उसका नहीं होता है, जिसकी वजह से ये हड्डियों की बीमारी हमें होती है। इसलिए कहते हैं सनलाइट बराबर लेते रहना चाहिए। विटामिन ई से डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, रिप्रोडक्टिव फेलियर, मतलब अगर विटामिन ई हमारी बॉडी में कम रहेगा तो उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, और रिप्रोडक्टिव फेलियर मतलब फिर से वो बन भी नहीं पाते हैं। तो विटामिन ई
की वजह से ये होता है। विटामिन के डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, तो विटामिन के अगर हमारी बॉडी में कम रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग में टाइम लगता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जैसे अगर कभी कभी हमें क्या होता है कि हमारी शरीर में से कुछ चोट लग गई या फिर कुछ स्क्रैच आ गया तो खून निकलने लगता है। तो उस खून को निकलने के लिए बेसिकली जो है फिर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर प्लाज्मा बनाता है, जिसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है। तो विटामिन के की कमी होगी तो इसमें जो है डिले होगा, देर होगा, तो मतलब ज़्यादा ब्लड लॉस होता है इसकी वजह से। ये हमारा डिलेड ब्लड क्लॉटिंग है, हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, तो डिजीज़ से बचाने के लिए विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्थी, तो हमारे इन सब बॉडी पार्ट्स को हेल्दी बनाने के लिए विटामिन ज़रूरी होता है। इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन्स अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, तो बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होने बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर विटामिन्स नहीं होगी तो क्या होगा कि वो केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है। विटामिन्स आर टू टाइप, एक तो फैट सॉल्युबल होता है जैसे कि ए, डी, ई, एन, के, एंड वाटर सॉल्युबल बी एंड सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि फैट सॉल्युबल, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो ए, डी, ई, एंड के, ए, डी, ई, एंड के, ये जो हमारे जो विटामिन है ये फैट में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। और वाटर सॉल्युबल में बी एंड सी आते हैं। तो विटामिन बी और सी ये वाटर सॉल्युबल, जैसे नींबू में जो है विटामिन सी, जैसे नींबू हम लोग पानी में जो है यूज करते हैं, पानी में डाल देते हैं तो वो पानी के साथ इजीली रिएक्ट करके घुल मिल जाता है। तो ये जो है विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल है, और फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई, एन, के। इसको आप ऐसे भी याद करते हो, एडेक करके याद कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कीड़ा। जस्ट अ मिनट, कीड़ा करके आप याद कर सकते हो। विटामिन के, ई, डी, ए, ये फैट सॉल्युबल है। अब इसी से रिलेटेड देखो आगे दिया है, वॉशिंग राइस मेनी टाइम्स बिफोर कुकिंग लीड्स टू लॉस ऑफ विटामिन B1। तो विटामिन बी क्या वाटर सॉल्युबल होता है? अगर चावल को आप बार बार धोगे तो उसके अंदर जो विटामिन बी होता है वो पानी के साथ घुल मिल जाता है, वाटर सॉल्युबल है, इसलिए उस विटामिन का लॉस हो जाता है। तो अगर आप चावल खाएंगे तो वो विटामिन आपको उससे नहीं मिलता, इसलिए कहा जाता है कि चावल को बहुत ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो विटामिन के बारे में हो गया। अब जो है कुछ टेस्ट हैं जो कि कई बार हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे टेस्ट फॉर स्टार्च है। तो स्टार्च हमारे फूड में है, कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, विटामिन कैन टेस्ट वी कैन टेस्ट फॉर स्टार्च विद द हेल्प ऑफ एन आयोडीन टेस्ट। तो इसको हम लोग स्टार्च के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? आयोडीन टेस्ट। सोक एनी फूड आइटम namely potato in drops of iodine for some time, if it turns blue black afterwards। कौन सा कलर? ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक हमें याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर जैसे कि कोई भी जो है स्टार्च वाला फूड है, अगर उसमें आयोडीन डालें तो वो कौन से कलर में परिवर्तित होगा? तो आंसर है ब्लू ब्लैक। अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है मतलब इट कंटेन्स स्टार्च। द लिक्विड यूज फॉर टेस्टिंग स्टार्च इज एन आयोडीन सोल्यूशन। तो हम लोग कौन सा लिक्विड यूज करते हैं? आयोडीन सोल्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। तो आप स्टार्च टेस्ट के लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट बेसिकली क्या है? आयोडीन सोल्यूशन होता है, जिसमें हम क्या होते हैं, फूड को जो है सोक करके रख देते हैं, और सोक करने के बाद जो है उस पर अगर हम कुछ ड्रॉप्स अगर डालेंगे आयोडीन कुछ टाइम के लिए, तो वो जो है ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। अगर प्रोटीन के बारे में टेस्ट करना है, अगर आपको पता करना है कि आपके फूड में प्रोटीन है कि नहीं है, तो उसके लिए एक टेस्ट दिया गया है कि ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये NaOH है। जस्ट अ मिनट, NaOH भी लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल सकता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। एंड 5 to 6 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपको 5 to 6 ड्रॉप डालना है सोल्यूशन। टू इट सेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। तो ये टेस्ट ट्यूब में लेना है आपको फूड के साथ। टू मिक्स द इंग्रेडिएंट थॉरोली एंड अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड 4 to 5 मिनट। तो 4 से 5 मिनट के लिए आपको रख देना है। इफ़ देयर इज अपीयरेंस ऑफ ब्लूइश वायलेट, इस कलर को याद रखना है फ्रेंड्स, ब्लूइश वायलेट
कलर का अगर वो टर्न हो जाता है तो इट इंडिकेट्स दैट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। मतलब आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आपको जो है जो फूड जिस पे हम प्रोटीन टेस्ट कर रहे हैं उसको डालना है और सेक करना है। कुछ हिला के आपको जो है थोड़ा देर उसको सेक करके जो है जेंटली सेक करना है, रख देना है 4 से 5 मिनट के लिए। अगर वो पूरा मटेरियल, पूरा जो है सोल्यूशन अगर ब्लूइश वायलेट कलर में टर्न हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके फूड में प्रोटीन है, अदरवाइज नहीं है। तो हम प्रोटीन का टेस्ट इस तरह से कर सकते हैं। और सोल्यूशन कौन सा हमें कौन सा यूज करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 जो है इसका जो है केमिकल नेम है। तो ये चीज़ हमें जो है मिला के हम प्रोटीन टेस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले टेस्ट की तरफ, टेस्ट फॉर फैट। अब टेस्ट फॉर फैट बहुत ईजी है, इसको याद करना भी बहुत ईजी है। हमें पता है कि फैट मतलब ऑयल वगैरह से फैट्स में आते हैं। तो ऑयल वगैरह जो है ईजिली जो है हमारे हाथों पर, जैसे हम कुछ गरम तला हुआ चीज़ खाते हैं तो कैसे हमारे हाथों में ऑयली चीज़ लग जाता है, या फिर ऑयल कपड़े या पेज पर अगर फिर किसी टिश्यू पेपर पर रखो तो वो ईजिली वो फैट जो है उसके साथ घुल मिल जाता है। तो यही हमारा फैट टेस्ट है। देखो इसमें क्या लिखा है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टू बी टेस्टेड। जो भी फूड आइटम आपको टेस्ट करना है उसको छोटी सी मात्रा में लेना है। रैप द फूड आइटम इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, उसको बहुत जोर से दबा देना है, क्रश कर देना है। स्ट्रेटन द पेपर, पेपर को फिर से खोलना है। ड्राई द पेपर बाय कीपिंग इन सनलाइट फॉर अ वाइल, ऑब्जर्व द पेपर। एन ऑयली पैच ऑन पेपर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन टेस्टेड फूड आइटम। जैसा कि हम अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं, अगर कोई ऑयली फूड है, अगर हम उस पर पेपर पे रखते हैं और कुछ देर रहता है तो ऑयल का निशान, पैच बन जाता है। तो इसका मतलब क्या, उस फूड में क्या है, फैट है। और फैट जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला कंपाउंड है, फूड कंपोनेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मिनरल्स की। सो मिनरल्स क्या होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी मेनली इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। अब देखो मिनरल्स और विटामिन में हमें जो कंफ्यूज नहीं होना है, मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, आयरन, आयोडीन, कॉपर, ये सब जो है मिनरल्स में आते हैं। ईच वन ऑफ दीज मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, ये भी स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है फॉर सस्टेनिंग अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो मिनरल्स भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितना विटामिन है, जितना फैट है। ये बॉडी को प्रॉपर काम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब एक एक करके हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी। अब जैसे सोडियम हो गया, तो सोडियम बेसिकली एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम साथ में देखेंगे। तो सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम का ये केमिकल नेम के होता है, इसमें कन्फ्यूज मत होना, विटामिन के नहीं है, ये बेसिकली पोटेशियम का नाम है। आर मेन केटाइंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड। तो ये केटाइंस में आते हैं, एक एनायन होता है, एक केटायन होता है। और सोडियम हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स कंडक्शन इन नर्व सेल एंड मसल, ये इसका जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है सोडियम। पोटेशियम टेक पार्ट इन मसल एंड नर्वस एक्टिविटी, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन हमने ले तो लिया बॉडी में, लेकिन वो प्रोटीन अच्छे से सिंथेसाइज हो, मतलब अच्छे से हमारी बॉडी में जहाँ ज़रूरत हो, जिस काम के लिए प्रोटीन को हम बॉडी में लेते हैं वो काम अच्छे से हो, इसके लिए पोटेशियम हेल्प करता है प्रोटीन का। डिफिशियंसी ऑफ, अगर कमी होगी तो क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कॉज क्रैम्प्स एंड कन्वोल्यूजन रिस्पेक्टिवली। तो अगर कम रहेगा तो हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आ सकते हैं, कन्वोल्यूजन हो सकता है। तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम ये मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। मेन सोर्स आर सॉल्ट, मिल्क, वेजिटेबल। अब ये सोडियम पोटेशियम कहाँ से मिलते हैं, तो इनका मेन सोर्स सॉल्ट हो गया, नमक से। जैसे हमें पता है नमक का जो है केमिकल नेम जो है NaCl है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सादा नमक। तो ये सोडियम ही होता है, ठीक है। तो जो हमें सॉल्ट से मिल जाता है, दूध में, वेजिटेबल से पोटेशियम वगैरह हमें मिल जाता है ईजिली, इसलिए वेजिटेबल्स वगैरह खाना चाहिए। फिर है क्लोरीन। तो क्लोरीन भी देखो, इट इज़ द मेन एनायन, क्लोरीन क्या है, एनायन है ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये भी याद रखना है कि सोडियम है वो केटायन है और क्लोरीन जो है वो एनायन है। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ HCl एंड एसिड बेस बैलेंस। तो सिंथेसिस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
एंड एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस। अब देखो बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी भी हो जाएगा तो अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर भी बॉडी फ्लूइड का होगा तो भी अच्छा नहीं। तो ये क्लोरीन जो है बैलेंस करता है। जैसे कि हमने पीछे देखा कि हमारी बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं कुछ ग्लैंड्स, और वो जैसे बाइल जूस हो गया लीवर या पैनक्रियाज से, अब वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए। तो क्लोरीन का यही काम होता है, ये एसिड बेस में बैलेंस रखता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के लिए ज़रूरी होता है। मेन सोर्स आर सॉल्ट, जैसे मैंने बताया कि सॉल्ट अभी ये NaCl सॉरी जस्ट अ मिनट, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है। तो ये क्लोरीन कहाँ से मिलता है, सॉल्ट से हमें मिलता है। सी फूड जैसे समंदर में बहुत सारा जो भी सॉल्टी वाटर है बेसिकली, तो जितने भी सी फूड होंगे उसमें आपको सोडियम क्लोराइड या फिर क्लोरीन मिल जाएगा आपको। एंड क्लोरीनेटेड वाटर भी होता है, क्लोरीनेटेड वाटर भी जो है हमारे लिए सोर्स है क्लोरीन का। फिर है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को देखो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना है, मैग्नीशियम इज एंजाइम एक्टिवेटर। सो विच ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज, विच ऑफ द मिनरल नोन एज एंजाइम एक्टिवेटर, आंसर है मैग्नीशियम। तो एंजाइम एक्टिवेटर मतलब जो भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं उन वो अच्छे से काम करे, एक्टिवेट करने का काम मैग्नीशियम करता है। इट इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। ठीक है, तो ये हड्डियों में और दांत में जो है ये जो है इसका मेजर कंपोनेंट है, मैग्नीशियम होता है। इट्स डेफिशिएंसी प्रोड्यूसेस कन्वोल्यूशन एंड हेलुसिनेशन। तो ये दो चीज़ है, कन्वोल्यूशन और हेलुसिनेशन होता है हमें अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो। फिर आता है सल्फर। सल्फर बेसिकली इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेनी प्रोटीन एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स। तो सल्फर जो है प्रोटीन्स में एंजाइम्स और कोएंजाइम्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ सम हार्मोन्स दैट इज़ इंसुलिन। तो इंसुलिन में भी कंपोनेंट का काम करता है, इंसुलिन में होता है सल्फ़र। और सल्फ़र जो है जैसे कि अदरक हो गया, अदरक में भी सल्फ़र होता है, और ये सल्फ़र हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हार्मोन्स जो है एक्सक्रीट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा बॉडी प्रॉपरली काम कर सके। आगे बढ़ते हैं। सल्फ़र इट इज़ इसेंशियल फॉर हेल्दी स्किन के लिए, हेल्दी हेयर के लिए, स्किन के लिए और नेल्स के लिए ज़रूरी होता है सल्फ़र। मेन सोर्स आर मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग एट्सेट्रा। तो ये सब इसके सोर्स हैं सल्फ़र के, और इसमें मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स और एग्स आ गए। हालांकि और भी बहुत सारे मटेरियल्स एट्सेट्रा लिखा तो बहुत सारे, जैसे अदरक का हमने एग्जांपल दिया, जिंजर में भी सल्फ़र होता है। फिर हम बात कर लेते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट क्या है बेसिकली, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 जो है कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क एंड मीट। ठीक है, तो मिल्क और जो है दूध में और जो है मांस वगैरह में जो है कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। इट्स डिफिशियंसी कॉज परनीसियस एनीमिया। तो इसकी वजह से जैसे कि हमने देखा था कि विटामिन में विटामिन B12 की वजह से परनीसियस एनीमिया होता है, तो कोबाल्ट की कमी से भी ये परनीसियस एनीमिया होता है। फिर बात कर लेते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का इट मेंटेन्स एनामल एंड चेक्स डेंटल डिके। ठीक है, तो जैसे हमारे दांतों का जो सड़ाव होता है, जो सड़ा रहता है, तो फ्लोरीन उसमें ज़रूरी हो जाता है। तो जो टीथ एनिमल्स होते हैं उसको मेंटेन करता है ये। इट फाउंड इन एक्सेस देन इट इज़ हार्मफुल टू टीथ एंड बोन्स। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो भी ये डेंजरस है। ठीक है, ये हार्मफुल होता है हमारी हड्डियों के लिए और दांत के लिए, और इसको हम लोग फ्लोरोसिस भी कहते हैं। ठीक है, फ्लोरोसिस किसकी वजह से होता है, बेसिकली फ्लोरीन की अधिक मात्रा होने से। तो इसे हमें याद रखना है। इट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो दूध में और पीने के पानी में जो है ये फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। और आगे बढ़ते हैं। फिर कैल्शियम, इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो हड्डियों में जो कैल्शियम होता है हमें पता ही है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रॉपर हार्ट फंक्शनिंग, जो है दिल अच्छे से काम करे, हृदय अच्छे से काम करे, उसके लिए कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड मोर इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट लेडीज़। तो प्रेग्नेंट लेडीज जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या फिर जो है बच्चे जो होते हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर होती है, इसलिए कैल्शियम उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए और ये मोस्टली दूध जो है सबसे अच्छा तरीका है कैल्शियम लेने का। इसलिए डॉक्टर भी जो प्रेग्नेंट जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें जो है कैल्शियम रिकमेंड करते हैं, कैल्शियम बाहर से लेने के लिए। इट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्राम, फिश एट्सेट्रा।
तो ये सब सोर्स हैं। इट्स डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स, अगर कैल्शियम कम रहेगा तो रिकेट्स हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, मसल स्पैज्म होगा, इट्स सिम्टम्स आर वीक बोन्स, टूथ डिके एट्सेट्रा। अगर इसके सिम्टम्स क्या क्या है, तो कमज़ोर हड्डी होगी, दांत जो है जल्दी गिरने लगेंगे। तो इसके बाद जो है, तो इसमें हम लोग इसको कैल्शियम का जो है सिम्टम्स हैं। चलिए फिर अभी आगे बढ़ते हैं हम। फिर आयोडीन हो जाता है हमारा। आयोडीन बेसिकली क्या है, तो इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, जो कि थायरॉक्साइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन ग्लैंड जो हार्मोन्स होता है प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके लिए उस ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी आयोडीन ज़रूरी होता है। इट्स डेफिशिएंसी कॉज ग्वाइटर, गलगंड जिसको कहा जाता है हिंदी में, इसकी कमी से होता है। विच लीड्स टू स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक, तो हमारे गले में प्रेजेंट होता है। इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू द मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो मेंटल डिसेबिलिटी, तो मानसिक जो डिसेबिलिटी होती है उसकी वजह से वो चिल्ड्रन में आ जाता है। फिर बात करते हैं फास्फोरस की। अलॉन्ग विथ कैल्शियम, फास्फोरस दैट इज पी, पी क्या है इसका सिंबॉलिक नेम है, केमिकल नेम है पी। पी ऑल्सो अकर्स इन बोन्स एंड टीथ, तो ये हड्डियों में, दांतों में पाया जाता है फास्फोरस। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड का जो है एक कंपोनेंट है फॉस्फोलिपिड्स एंड एटीपी। इट्स डेफिशिएंसी रिड्यूस ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रन, तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो ग्रोथ में कमी देखा जाता है, मेटाबॉलिज्म का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता, अच्छे से काम नहीं करता, और इसकी वजह से चिल्ड्रन में, बच्चों में रिकेट्स के जो है सिम्टम्स देखे जाते हैं। फिर आयरन है। आयरन क्या है, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, जैसे हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, तो उसमें जो है ये हीमोग्लोबिन में ये आयरन प्रेजेंट होता है। और ये आयरन जो है नीडेड मोर इन गर्ल में जो है 35 मिलीग्राम एज कम्पेयर टू बॉयज़ 25 मिलीग्राम। एज गर्ल लूज मोर ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, और इसकी वजह से गर्ल्स में ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया, अगर कमी रहेगी तो एनीमिया हो जाता है। मेन सोर्स ऑफ आयरन इज़ बेसिकली ग्रीन लेफी वेजिटेबल लाइक स्पिनच और चिनोपोडियम, मेथी एट्सेट्रा, इससे हमें आयरन की भरपाई हो जाती है। पालक वगैरह में भी आयरन के कंपोनेंट्स होते हैं, आयरन मिलता है। फिर है रफेज। रफेज देखो क्या होता है, इट इज़ मोस्टली सप्लाइड बाय द फूड डिराइव फ्रॉम प्लांट कंटेनिंग इनफ सेलुलोज, तो फाइबर लाइक जो रेशेदार जो है जो फूड्स होते हैं उनमें जो है ये रफेज देखने को मिलता है हमें। रफेज डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते, हाउएवर इट इज इसेंशियल एड्स इन द रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉवल्स। ठीक है, तो बॉवल्स के रेगुलर मूवमेंट के लिए रफेज बहुत ज़रूरी होते हैं, हड्डियों के मूवमेंट के लिए, और जो डिफरेंट हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर रफेज हमें बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। द डाइटरी फाइबर ऑल्सो कॉल्ड रफेज, तो रफेज का दूसरा नाम है डाइटरी फाइबर, या फिर डाइटरी फाइबर को ही हम लोग कहते हैं रफेज। मेन सोर्स ऑफ रफेज आर वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स, तो ये सब सोर्स हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट्स, तो यूरिन के थ्रू या फिर पसीने के थ्रू जो है वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए ये हेल्प करता है बेसिकली रफेज। आगे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी। अब फूड क्वालिटी का भी जो है मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर फूड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी करनी है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी मीन्स प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम बीइंग कॉन्टामिनेटेड और स्पॉइल्ड, तो ख़राब होने से या फिर कुछ कॉन्टामिनेशन ना हो, उसके लिए जो है फूड को बचाना ही बेसिकली मेंटेनेंस है। फूड कैन गेट कॉन्टामिनेटेड और स्पॉइल्ड एट वेरियस स्टेजेस फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन, बहुत सारे जगह फूड जो है बहुत तरीक़ों से इसकी वजह से फूड्स ख़राब हो जाते हैं। फूड हाइजीन इज इसेंशियल टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग ना हो इसके लिए फूड का साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी होता है।
दैट कैन बी अटेंड बाय इंश्योरिंग ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। तो ये कैसे हम लोग अटेंड कर सकते हैं, कैसे हम फूड को हाइजीनिक बना सकते हैं बेसिकली। तो इसमें जो है कई एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, जहाँ पर खेतों में या फिर फूड बनाया जाता है, या फिर हैंडलिंग, उसको किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है, और स्टोरेज, उसको हम लोग स्टोर कैसे कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, और कुकिंग कैसे कर रहे हैं, एंड सर्विंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ फूड आर हाइजीनिक। तो ये सब तरीके हैं। अब प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, तो अब फूड हाइजीनिक हो, फूड की क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके लिए फूड को अच्छे से प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब फूड को कैसे प्रिजर्व किया था, इसमें से क्वेश्चन, इस टॉपिक में से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो फूड को प्रिजर्व करने का, देखो, फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड्स फूड प्रोसेसिंग प्रैक्टिस विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फूड को इस तरह से प्रोसेस किया जाता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो करते हैं वो ना हो। सब्सटेंस और केमिकल दैट आर एडेड टू फूड टू मेंटेन और इम्प्रूव द सेफ्टी। तो कुछ सब्सटेंस या फिर केमिकल्स उसमें ऐड किया जाता है ताकि उसकी फ्रेशनेस, टेस्ट, टेक्सचर, अपीयरेंस सब कुछ बना रहे। एंड इसी को हम लोग कहते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। तो जो चीज़ हम डालते हैं उनको क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव। इट इंक्लूड्स केमिकल लाइक सोडियम बेंजोएट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा है। फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोडियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट भी यूज करते हैं, बेंजीन, सॉल्ट, नमक भी, शुगर, विनेगर ऑयल एट्सेट्रा। आपने देखा होगा गाँव वगैरह में जो है सिरका वगैरह का अचार बनाया जाता है, विनेगर वगैरह यूज किया जाता है ताकि वो बहुत दिन तक ख़राब नहीं होता है। बेसिकली दे एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, वो जो है फूड को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ फूड स्टोरेज, एक है ड्राई स्टोरेज और एक है कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज भी अब आजकल बहुत देखने को मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर फूड को जो है अच्छे से प्रिजर्व किया जाता है। नॉन पेरिसेबल फूड जैसे शुगर हो गया, फ्लोर हो गया, सीरियल एंड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ड्राई स्टोरेज। तो जैसे अभी गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब जो है इसमें जो है वाटर क्वांटिटी नहीं होता, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते इन सब में, तो इसके लिए हम इनको ड्राई स्टोरेज कहते हैं। ड्राईली हम इसको जो है सूखे जगह पर रख देंगे अच्छे से सेफ्टी में, तो वो स्टोर हो जाता है अच्छे से। द पेरिसेबल फूड आर स्टोर्ड इन कोल्ड और ड्राई प्लेस। ठीक है, ऑन अ कमर्शियल स्केल पर बिजनेस पर्पज़ के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड अदर पेरिसेबल फूड्स आर स्टोर्ड इन लार्ज कोल्ड स्टोरेज और डीप फ्रीजर्स। तो डीप फ्रीजर या फिर बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में जो है बहुत सारा जो है फूड को स्टोर किया जाता है। क्लीनलीनेस एंड प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ फूड्स, यूटेंसिल एंड डिशेस आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। तो साफ़ सफाई भी होना बहुत ज़रूरी है, जो डिशेस होते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, यूटेंसिल्स, ठीक है, तो उसमें भी जो है क्लीनलीनेस होना बहुत ज़रूरी है फॉर मेंटेनिंग द फूड क्वालिटी। द क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स एंड क्रॉकरी शुड बी डन विद हॉट वाटर। तो जो खाना वगैरह खाने के जो बर्तन होते हैं या फिर जिसमें हम खाना बनाते हैं उनको हॉट वाटर से धोना ज़रूरी होता है। यूजिंग एस और गुड क्वालिटी ऑफ डिटर्जेंट, अच्छे क्वालिटी का डिटर्जेंट, इमीडिएटली आफ्टर दे हैव बीन यूज्ड। तो तुरंत धोना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह ना हो। फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग ऑफ डिशेस एंड कुकिंग ऑफ फूड, क्लीन एंड सेफ वाटर शुड बी यूज। तो अब उनको बर्तन को साफ़ करने के लिए भी, पीने के लिए भी जो पानी यूज करते हैं वो भी साफ़ होना ज़रूरी है। मैनी प्रैक्टिसेस सच एज पीलिंग, कटिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट एंड सीरियल ऑफन डिस्ट्रॉय सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो जैसे कि अभी हम कोई सब्जी हो गया, जैसे आलू हो गया, आलू को हमें छीलना पड़ता है या फिर जो है बहुत सारे वेजिटेबल को कट करना पड़ता है, तो इनको प्रॉपर तरीके से यूज करना इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज कुछ उसमें से विटामिन लॉस हो सकता है, मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो भी लॉस हो सकता है। पेस्चुराइजेशन, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, बेसिकली ये मेथड है मिल्क को स्टोर करने का। जॉन पास्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मेथड दिया था पेस्चुराइजेशन। इसमें क्या होता है कि दूध को जो है बहुत हाई टेम्परेचर तक बॉईल किया जाता है और सडनली उसको ठंडा किया जाता है। तो जॉन पास्चर के नाम पर ही ये नाम पेस्चुराइजेशन आया। पॉस्चराइज्ड मिल्क भी हम कहते हैं। तो ये दूध को, तो पेस्चुराइजेशन क्या है, दूध को स्टोर करने का एक तरीका है। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड्स एंड वेजिटेबल कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो फ्रूट्स में से, वेजिटेबल्स में से जब हम पानी निकालते हैं तो उसको हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। फूड मटेरियल कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन बाय एडिंग एक्स्ट्रा शुगर और सॉल्ट। तो एक्स्ट्रा शुगर, फूड मटेरियल में अगर एक्स्ट्रा शुगर या फिर सॉल्ट वगैरह
हम लोग ऐड कर दें तो उसको लॉन्गर टाइम तक के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। दिस इज़ डन बिकॉज एक्स्ट्रा शुगर और सॉल्ट प्लाज्मोलाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना, इसको लिख लेना नोट्स में, प्लाज्मोलाइज द माइक्रोबियल सेल्स लीडिंग टू देयर डेथ। तो ये जो माइक्रोबियल सेल्स होते हैं उसको जो है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स पूरा जो टॉपिक है फूड का A to Z हमने कवर कर लिया है। अब हम इसमें जो है कुछ MCQ या फिर प्रीवियस ईयरली जो क्वेश्चन पूछा गया PYQ हम लोग देखेंगे। तो आगे तो अब हम लोग जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप CTET की या फिर किसी भी टीचर एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, UP टेट हो गया और इसके बाद CTET हो गया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह का मटेरियल प्रोवाइड होता है। और साथ ही साथ अगर आपको ये नोट्स पूरा चाहिए फूड, जिसमें कि मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है फूड से रिलेटेड, और आगे भी आपको आने वाले वीडियो में जो है और भी बहुत तरह के क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा, जिससे कि इजीली 1 अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीटेट क्लियर हो जाए। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा, ये पूरा नोट्स और साथ ही साथ और भी टॉपिक्स के नोट्स जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो प्लीज़ आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पर, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन रॉ फूड कैन बी टेस्टेड विथ। तो अभी हमें पता है कि स्टार्च के लिए हम लोग जो है आयोडीन सोल्यूशन लेते हैं टेस्ट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। और हाँ, ये चीज़ याद रखना है कि डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन कंसनट्रेटेड नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा इसकी सांद्रता नहीं होती है, डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ही काफ़ी होता है स्टार्च टेस्ट के लिए। और जो है ये हम लोग स्टार्च को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ब्लू ब्लैक कलर जो है हमारा इसका रिजल्ट आता है, बेसिकली कलर भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सीटेट जून 2011 में पूछा गया है। एडिंग सॉल्ट एंड शुगर टू फूड सब्सटेंस हेल्प्स इन प्रिजर्विंग देम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इट इज़ बिकॉज एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर कॉज रप्चरिंग ऑफ माइक्रोबियल सेल्स, cause change in the shape of the microbial cell, remove water from food, plasmolyze and microbial cell। तो जैसे कभी हमने पीछे देखा फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर 4 होगा, प्लाज्मोलाइज एंड माइक्रोबियल सोल्यूशन। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। रप्चरिंग वगैरह के लिए नहीं हम लोग जो है सॉल्ट और शुगर हम लोग नहीं, फूड को प्रिजर्व करना है तो रप्चरिंग का कोई सवाल ही नहीं होता है। और शेप वगैरह हम चेंज करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो है प्लाज्मोलाइज एंड माइक्रोबियल सब्सटेंस जो है सेल जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर। तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स के लिए हम लोग जो है कौन कौन से मिनरल हमारे लिए यूज़फुल हैं। आयरन एंड आयोडीन नहीं, आयोडीन तो मसल्स के लिए नहीं होता, क्योंकि ये हमें ग्वाइटर के लिए, हमारा जो गलगंड का जो बीमारी होता है उसको सप्रेस करने के लिए होता है, उसको ख़त्म करने के लिए होता है। आयरन की वजह से एनीमिया ये सब होता है। तो ये आयरन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जहाँ पर भी आयरन है वो ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। और सोडियम और पोटेशियम इसका करेक्ट ऑप्शन है। आयोडीन फिर से यहाँ पर आया तो आयोडीन ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग बोल सकते हैं सोडियम और पोटेशियम हमारा जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सीटेड 2012 में पूछा गया था। फिर हम लोग देखते हैं डाइटरी फाइबर। अब देखो अब पीछे आपने जो भी वीडियो में देखा उसके हेल्प से आप जो है या फिर नोट्स पढ़ेंगे, जो नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, तो वो आप इजीली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइटरी फाइबर पर। तो बेसिकली डाइटरी फाइबर्स आर मेड अप प्रोटीन ऑल्सो कॉल्ड रफेज, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड प्रोटीन मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ये रफेज है। डाइटरी फाइबर मतलब रफेज ही दूसरा उसका नाम है। तो इसके लिए हमारा ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये प्रोटीन्स के नहीं बने होते हैं और सेलुलोज और प्रोटीन्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये कोलेजन फाइबर भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं।
तो वॉशिंग राइस मेनी टाइम्स, देखो ये सीटेट में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। वॉशिंग राइस मेनी टाइम्स यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर कुकिंग लीड्स टू, तो लॉस ऑफ विटामिन ई, लॉस ऑफ विटामिन बी, लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, लॉस ऑफ सरफेस प्रोटीन। अब देखो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है। और लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल में यहाँ पर थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का लॉस नहीं होता। वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, लेकिन ये जो राइस में जो विटामिन बी होता है, बार बार धोने से राइस को, चावल को बार बार धोने से विटामिन बी जो है लॉस होता है। तो बढ़ते आगे की तरफ। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स हमें नीचे दिया हुआ, ये सीटेड फरवरी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, ठीक है, बॉयल किया हुआ आलू है और उसको मैश किया हुआ है। बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, बॉयल किया हुआ और चबाया हुआ राइस है। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक टुकड़ा है। शुगर सोल्यूशन है, कोकोनट ऑयल है। ये 5 जो है फूड आइटम्स है। अब इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द अबव फूड आइटम विल गिव ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विथ आयोडीन सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर जो ब्लू ब्लैक कलर और आयोडीन सोल्यूशन ये स्टार्च के लिए होता है। अब इस फूड आइटम में से किस में स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो फूड आइटम में क्या क्या प्रेजेंट है वो भी हमारे पास, हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो में जो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होते हैं। राइस में भी कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च प्रेजेंट होता है। ब्रेड में भी प्रेजेंट होता है। शुगर सोल्यूशन में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। कोकोनट ऑयल में भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। तो ए, बी और सी फूड आइटम्स अगर आयोडीन सोल्यूशन के साथ टेस्ट करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर हमें जो है कौन सा जो है कलर मिलेगा, ब्लू ब्लैक कलर, बिकॉज ये स्टार्च टेस्ट है। तो हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ए, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, यहाँ तक ही था। तो फ्रेंड्स यही था आज के लिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक एंड सब्सक्राइब। और आगे हम लोग मैथ्स का भी पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी भी पूरा कवर होने वाला है इसमें, इस चैनल पर। तो आगे आपको अपडेट मिलता रहे, इसलिए प्लीज़ लाइक। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ फेसबुक का हमारा चैनल का लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आपको सारे नोट्स जो भी हम इसमें कवर करें सब नोट्स फॉर्मेट में आपको मिलेगा। और इतना पढ़ने के बाद सीटेट में आपको जो है बाकी और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।